यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लें। यहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे, प्री के भी मिल जाएंगे, मेंस के भी मिल जाएंगे, 2018 से लेकर अभी तक के मिल जाएंगे जो पैटर्न चेंज हुआ है। और इसको ज्वाइन करके इसमें बने रहें, इसमें जीएस करंट अफेयर कई सारा फ्री रिवीजन भी चलता है, प्लस यूपीपीएससी के जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आपको इसी में अपने आप मिल जाते हैं। देखिए जैसे जीएस पेपर 3 है ये, इससे पहले 1-2 का भी हम दे चुके हैं। चलिए जीएस पेपर 3 के एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। यूपीपीसीएस 2025 का मेंस का डे 3 है ये, और शिफ्ट 1 में पेपर 3 हुआ है, जीएस पेपर 3। ये भी पेपर 3 घंटे का ही होता है, 200 नंबर का होता है। इसमें 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, है ना। और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, इसमें कोई पिक एंड चूज़ करके नहीं कर सकते हैं। जिसमें 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 125 वर्ड के, है ना। हर एक क्वेश्चन 125 वर्ड का, करीबन 7 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होगा। और पेपर पूरा अटेम्प्ट करना बेहद ज़रूरी है। हर एक 125 वर्ड वाला क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। फिर 10 क्वेश्चन होते हैं 200 वर्ड के, जिनको आपको करीबन 10 मिनट में लिखना होता है। और हर एक 200 वर्ड वाला क्वेश्चन 12 नंबर का होता है, ठीक है। GS3 के सिलेबस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें 18 पॉइंट का सिलेबस होता है, ठीक है। इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, बजट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, क्रॉप से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, है ना। फार्म सब्सिडीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करके सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये जो सवाल होते हैं कई बार ये करंट की जो स्कीम्स हैं, जो न्यूज़ है, उसी से लिंक करके आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो पूरा ही करंट से रिलेटेड है ना। आईसीटी हो गया, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर से रिलेटेड इसमें आते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें आते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड आते हैं, प्लस जो इश्यूज होते हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। तो टोटल लगे 18 पॉइंट का सिलेबस है भाई। GS3 का पेपर हमेशा से माना जाता है कि रिलेटिवली GS 1 2 3 4 5 6 सब में ये थोड़ा करंट से लिंक करके एनालिटिकल क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इसमें लोगों के नंबर एक्चुअली मैंने ऑब्जर्व किया है GS3 में थोड़े कम ही रहते हैं एज कम्पेयर टू बाकी पेपर। इस टाइप के पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना सबसे पहला चैलेंज है। दूसरा ये कि भाई इसके 18 पॉइंट का जो सिलेबस दिया हुआ है GS3 वाला, है ना। टोटल मिला के GS 1 से लेकर 6 तक 107 पॉइंट का सिलेबस है। तो GS3 में 18 पॉइंट है। इसके पॉइंट की कॉम्प्रिहेंसिव, हर एक पॉइंट की कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री एनालिसिस, ब्रेन स्टॉर्मिंग, व्हाट वाई वेयर, लेटेस्ट में क्या चल रहा है, कौन सी स्कीम चल रही है, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट के साथ जो है समझ में आनी चाहिए, उसकी समझ डेवलप होनी चाहिए, उसके कीवर्ड्स आप समझते हो। और प्लस उसमें 2018 से लेकर अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हो, PYQ का रोल होता है इसमें, ठीक है। और लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेन तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही है। बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के नहीं पेपर ये सब जो है पूरे सॉल्व किए जा सकते हैं, ना निकाले जा सकते हैं। देखने में तो आपको कई सारे क्वेश्चन लगेंगे यार ये तो मैं भी कर सकता था, लेकिन समस्या यही कि भाई 3 घंटे में आप समझ रहे हैं कितने वर्ड लिखने हैं, 3250 वर्ड लिखने हैं भाई। 125 के 10 हो गए तो 1250 ही हो गए, 200 वर्ड के 10 हो गए 2000 ही हो गए। तो 3250 के आसपास वर्ड लिखने होते हैं इस पे GS के पेपर में। GS के पेपर इसीलिए थोड़ा सा लेंदी होते हैं, है ना। जब आप अटेम्प्ट करने बैठते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, पीयर का प्रेशर होता है, सब देख रहे होते हैं। तो परफॉर्म करना एक बड़ी बात है और उसके लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। इसके ग्रुप हमने चलाए हुए हैं, पूरा सिलेक्शन मटेरियल भी 18 पॉइंट का, पूरा GS 1 से लेकर 6 तक का भी 107 पॉइंट का, 360 डिग्री एनालिसिस के साथ, करंट अफेयर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, सारे ग्रुप्स हम लगातार चलाते हैं, साल भर प्रैक्टिस करवाते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कीप द वर्ड लिमिट इंडिकेटेड इन द क्वेश्चंस इन द माइंड। इसका मतलब वर्ड लिमिट के आसपास ही लिखना है, ये नहीं कि 125 वर्ड में 250 वर्ड लिखा हो, है ना। 125 वर्ड में वैसे जो है पहला वाला पेज में क्वेश्चन लिखा होता है और ये पूरा पेज खाली, फिर दूसरा वाला पेज भी पूरा मिलता है। इनफ स्पेस होता है भाई इसमें, है ना। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि स्पेस कम है। और ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं कि भाई कॉपी लेके भरते जाओ, है ना, वो उस तरह से नहीं यहाँ पे दिया जाता है। ये PCS के एग्ज़ाम है, यहाँ पे टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना आना चाहिए, सारे कीवर्ड्स आप इंक्लूड कर सकें, क्वेश्चन की डिमांड पूरे कर सकें। और क्वेश्चन कई टाइप के होते हैं, देखिए आप क्वेश्चन देखिए, कहीं जो है आपको आइडेंटिफाई करने को आ रहा है, एग्जामिन करने को आ रहा है, डिस्कस करने को आ रहा है, सेम टाइप के नहीं कि व्हाट इज दिस, ये सब नहीं क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये देखो क्रिटिकली एनालाइज आ रहा है, कहीं इवेलुएट आ रहा है। तो ये हर एक जो है क्वेश्चन का मतलब होता है, इसी के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी जरूरी है। इसके ग्रुप हमारे हमेशा चलते रहते हैं, आगे के भी एग्जाम के चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, क्रिटिकल चैलेंजेस फेस्ड बाई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। कोई भी इंडस्ट्री वगैरह से पहले तो इसके ये देखना पड़ता है कि भाई इसके बेसिक फैक्टर्स क्या होते हैं, उन्हीं में चैलेंजेस होंगे, है ना। सबसे पहला तो क्या है भाई, रॉ मटेरियल स्कैर्सिटी, है ना। प्लस जो है हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी, है ना। प्लस उसके बाद क्रेडिट से रिलेटेड कि भाई पैसा तो चाहिए किसी इंडस्ट्री चलाने के लिए, तो क्रेडिट और फाइनेंस एक्सेस जो है इनसफिशिएंट, मार्केटिंग और ई कॉमर्स गैप, फिर चाइनीज़ से हमारा जो है बड़ा कंपटीशन है,
प्लस स्किल्ड हमारी पॉपुलेशन जो है कम है थोड़ा, तो स्किल गैप हो गया, लेबर माइग्रेशन हो गया, जीआई टैक्स को अंडर यूटिलाइज्ड है ना, क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। ये कुछ पॉइंट लिखे जा सकते हैं इसमें। किसी भी क्वेश्चन को लिखने का सिर्फ एक मॉडल आंसर नहीं होता है, ये ध्यान रखें आप। मॉडल आंसर का मतलब भाई कि अगर किसी क्वेश्चन निकाला है तो इस क्वेश्चन का वो आंसर हो सकता है, लेकिन कई बार एग्जामिनर थोड़ा क्रिएटिविटी ढूंढता है, तो जितना क्रिएटिव आंसर लिखा जाएगा, जितना लिंक करके लिखा जाएगा, उतना बढ़िया नंबर चांसेस जो है होते हैं नंबर मिलने के। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एयरपोर्ट विल फैसिलिटेट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एग्जामिन करना है। भाई देखो, न्यू एयरपोर्ट आएगा है ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, टीयर 2-3 जो सिटीज़ हैं उनकी कनेक्टिविटी जो है बढ़ सकती है, नए नए इंडस्ट्रियल हब्स आ सकते हैं, लॉजिस्टिक्स प्लस कार्गो बूस्ट हो सकता है जिससे मेक इन इंडिया को फ़ायदा होगा, है ना। इंडस्ट्रीज़ होंगी जो है, टूरिज़्म होगा, प्लस एफडीआई जो है आ सकता है, इंडस्ट्री नहीं लगने से एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेशन हो सकता है। अभी देखिए लेटेस्ट में जो भी एग्जांपल्स हैं उनसे कनेक्ट किया जा सकता है, जेवर एयरपोर्ट वगैरह का। कुछ चैलेंजेस भी होते हैं इसमें, लैंड एक्विजिशन प्लस इन्वायरमेंट क्लियरेंस, बेसिक से क्वेश्चन है ये अगर आपने पीवाईक्यू वगैरह भी सॉल्व किए हो इस तरह के और आंसर राइटिंग करी हो, आराम से करे जा सकते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सीधे बताइए, यही पूछ लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया इज डेवलप्ड बाय एनएसएसओ। तो एनएसएसओ का जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे डिस्कस करना है आपको। ये क्वेश्चन कि भाई हाउ आर डिजिटल पेमेंट सिस्टम प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक्चुअली फाइनेंशियल इंक्लूजन पहले बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, हर बार ये इसकी लैंग्वेज चेंज करके पूछ ही लेते हैं। भाई डिजिटल पेमेंट सिस्टम आएगा है ना, यूपीआई, भीम, रुपए कार्ड, जनधन योजना, आधार लिंकेज, डीबीटी, कई सारी स्कीम में डायरेक्ट जो है बेनिफिशरी तक पहुँचेगा। पीएम जनधन योजना है ना, जिससे कि जो है ग्रामीण महिलाओं का इंक्लूजन होगा, कैशलेस इकोनॉमी होगी, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ ये कदम है। डिजिटल जो है जितने भी पेमेंट्स वगैरह हैं, लीकेजेस इससे रिड्यूस होते हैं, इससे धीरे धीरे जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ने लगता है। ये जॉबलेस ग्रोथ से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और फिर उसी की लैंग्वेज चेंज करके फिर से पूछ लिया है ये, तो इसलिए पीवाईक्यू देखना भी ज़रूरी है भाई। ये क्वेश्चन जो है बढ़िया माना जाएगा। कैसे जो एसडीजी 9 वाला है वो ग्रोथ ड्राइव करता है जो एसडीजी 8 वाला है, लेकिन ये इंश्योर करता है कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी जो है बनी रहे इंडिया में। ये आपको एक बार लिख के दिखाइए आप। बाकी आप टेंशन मत लें, हम इसका हर एक क्वेश्चन का बाकायदा पूरा डिटेल्ड आंसर प्लस उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी हमने 2018 से लेके अभी तक के सारे पीवाईक्यू दिए डिटेल एनालिसिस के साथ इसी चैनल पे। मेंस पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट है, तो इसमें हम जैसे ही जीएस 6 तक के पेपर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन का बाकायदा आंसर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्लस उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये हम ज़रूर देंगे। फिर रिसेंट डेवलपमेंट जो बायोटेक्नोलॉजी, जीनोम एडिटिंग वगैरह का जो भी हुआ है, उससे कैसे इंडिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट रिजिलियंस जो है ये रीशेप हो। सीधे सीधे सवाल पूछ लिया ये तो, है ना। अब देखो ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है भाई, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन रेडिकलाइजेशन क्रॉस द बॉर्डर। ये आपको जरूर लिखना चाहिए। जिन लोगों ने एग्जाम नहीं लिखा है वो भी कमेंट में जरूर एक बार ट्राई करें। मेन तो सब इसी का गेम है भाई, जितना भी नैरेटिव बिल्डिंग होती है, फेक न्यूज़ होता है, सब सोशल मीडिया से ही होता है ना। तो रेडिकलाइजेशन तो बहुत ईजी है सोशल मीडिया पे करना। लेटेस्ट में जो दुनिया भर में चल रहा है उसी से रिलेट करके पूछ लिया है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन अभी भी एक चैलेंज है, क्रिटिकली एनालाइज करना है इसमें, है ना। अब देखिए इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कॉजेज़ ही पूछ लिए भाई। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं आप सोच के देखिए भाई। पॉवर्टी हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिमांड भी हो सकती है ना। और क्या क्या जो है फिर कह रहा है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है ताकि ये प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन किया जाए विक्टिम्स का। उसके लिए जो लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे उज्ज्वला स्कीम है, सुधार गृह है ना, ऑपरेशन इस्माइल है, इन सब का रेफरेंस दिया जा सकता है। और क्या, अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि रेनफॉल और इरिगेशन सिस्टम कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है इंडिया का हाईली वनरेबल है वेदर वेरिएबिलिटी के लिए। बिल्कुल भाई, ये तो अगर आप एनसीईआरटी बेसिक भी पढ़ें तो इंडिया में जो जितना भी जहाँ जहाँ क्रॉप जो है उगाई जा रही है, हर जगह ना रेन होती है ना, क्योंकि 50-60% सिर्फ एरिया रेन फिड है और 70% जो रेनफॉल है वो जून से सितंबर ही में हो जाती है। बाकी में फिर कैसे करोगे? तो ये तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री है ही, और बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, इरिगेशन सिस्टम भी कोई 100% थोड़ी रहा है, 50% के आसपास है नेट सोन एरिया का। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। थोड़ा इसमें इंसाइट चाहिए, आंसर राइटिंग वगैरह से बढ़िया से लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए इसमें इनकम इनइक्वालिटी के बारे में ही पूछ लिया, तो पहले थोड़ा इसका मीनिंग बताइए, इसके कॉजेज़ बताइए, आराम से बताए जा सकते हैं इसमें। फिर थोड़ा इसके मेज़र वगैरह बता दीजिए, फिर लेटेस्ट जो भी स्कीम वगैरह हैं उनसे कनेक्ट करके इसको बढ़िया से लिखा जा सकता है। ये वाले क्वेश्चन पूछ लिया सीधे सीधे कि भाई वैश्विक आर्थिक तनाव यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशन और आयात निर्यात संबंधित बाधाओं यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑब्स्टेकल का इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। लेटेस्ट में जो भी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में उससे जोड़ के आप आराम से इसमें लिख सकते हैं बढ़िया आंसर।
भाई सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी, है ना, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ऑयल पहुंच नहीं पा रहा है, देख तो रहे हो, रुपये डिप्रिशिएट करता जा रहा है, एक्सपोर्ट स्लो डाउन करता जा रहा है ना। ये क्वेश्चन तो बढ़िया पूछा है, हालांकि इसका अगर रियल मीनिंग कोई समझे तो फिर तो वो गलत आंसर लिख देगा। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो हेल्थ और एजुकेशन में कोई फोकस ही नहीं है अगर देखा जाए। आप हेल्थ के लिए जीडीपी का देख लो कितना जरा सा परसेंट है, और एजुकेशन के लिए भी है, लेकिन भाई आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसीलिए जितना पूछा गया है बिना गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए, न्यूट्रल होके आपको आंसर लिखना है, यही एक सिविल सर्वेंट की से जो है डिमांड होती है। इसमें ये सब चीज़ें ज़रूर जो है मेंशन करनी थी कि जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, आयुष्मान भारत, पीएम जनधन योजना, सॉरी पीएम जो है जन आरोग्य योजना वाला, बजट एलोकेशन इंक्रीज जो है लिख सकते थे, इकोनॉमिक सर्वे का जो है एम्फेसिस रहता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सब कीवर्ड जरूर डालने चाहिए थे। लैंड रिफॉर्म अनफिनिश्ड एजेंडा, ये फिर से आ गया। लैंड रिफॉर्म का समझ हो तो आराम से ये सब क्वेश्चन लिखे जा सकते। अब देखो स्टार्टअप स्कीम जो है इतने दिनों बाद पूछी है, हालांकि कितनी पुरानी है ये, फिर भी कई एग्जांपल जैसे स्टार्टअप इंडिया जो है 2016, फिर फंड ऑफ फंड्स आया, टैक्स एग्जम्पशन दिए गए, है ना, इंक्यूबेटर्स, अटल इनोवेशन मिशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यूनिकॉर्न वगैरह के प्लस जो है कई सारे इसमें एग्जाम्पल से कनेक्ट करके बढ़िया से लिखा जा सकता है। ये देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में, डेवलप्ड नेशन जो हमारा मिशन कब तक है 2047 तक। क्रिटिसिज्म बहुत सारे अलग हैं, लेकिन भाई एग्जाम में क्वेश्चन पे ही फोकस करें, है ना। आईटी में हम इतना सारा तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, कितना हमको उससे रिवेन्यू अर्न होता है। यूपीआई का जो है आप रेफरेंस दे सकते हैं, यूपीआई पूरी दुनिया भर में लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। स्पेस में भाई इसरो के चंद्रयान 3, है ना, गगनयान, ये सब की बात की जा सकती थी। बायोटेक में कोवैक्सीन जैसे कोविड वगैरह के टाइम आई थी, जीनोम एडिटिंग वगैरह, है ना। इसके अलावा जो कई सारे जो है स्टार्टअप आ रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, है ना, बायोटेक पार्क्स आ रहे हैं। कई बार ये गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स वगैरह बजट में जो भी चीज़ें मेंशन होती हैं, इसीलिए चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है। देखिए एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि बजट इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़ा करें, उससे ये वाला 3 वाला पेपर काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है, क्योंकि बजट क्या करता है कि अगले साल होने वाली मेजर मेजर चीज़ों पे, मेजर मेजर कीवर्ड्स पे, मेजर मेजर थीम पे फोकस करता है, क्या क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ हम खर्चा करेंगे, और इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल में क्या कहाँ कहाँ क्या क्या किया ये बता देते हैं। तो मतलब मोटा मोटा पिक्चर क्लियर हो जाती है ना। अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है ये। तो देखो पूछ लिया ड्रग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या थ्रेट जो है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को जो है क्या खतरा है और क्या मेजर लिए जा सकते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है। हालांकि भाई नार्को टेररिज्म जो है बढ़ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है ना, पंजाब में देखिए क्या इम्पैक्ट हो रहा है, रेडिकलाइजेशन हो रहा है यूथ का, ऑर्गेनाइज्ड जो है माफिया, आर्म्स के, है ना, ट्रैफिकिंग के कई सारे जो है बढ़ते जा रहे हैं। मेजर वही एनडीपीएस एक्ट, एनसीबी, है ना, कोस्टल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कॉपरेशन, सब कीवर्ड्स इंक्लूड करके बढ़िया से लिख सकते थे। रेडिकलाइजेशन ओवरकम करने के लिए भाई कम्युनिटी जो है पुलिसिंग, डी एडिक्शन सेंटर, ये गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव हैं, वहीं से तो कीवर्ड निकालने होते हैं। फिर ये क्वेश्चन आया सिक्योरिटी इज डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इज सिक्योरिटी, क्या लिखते हैं आप, थोड़ा लिख के बताएं। ये एक बढ़िया क्वेश्चन माना जाएगा कि भाई क्या क्या इफेक्टिव स्ट्रेटजीज आप सजेस्ट करें कुछ, ये आपके लिए लिखा है, सजेस्ट सम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। यहाँ पे क्रिएटिविटी का पूरा स्कोप है, जिससे कि मैन मेड जो डिजास्टर्स हैं उनकी रिस्क थोड़ा रिड्यूस हो जाए, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, टेररिस्ट अटैक और फायर्स, ये सब। क्या स्ट्रेटजी आप जो है इसमें सजेस्ट करना चाहेंगे। भाई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट वगैरह के लिए तो सेफ्टी ऑडिट वगैरह जो है होते रहना चाहिए, रेगुलर टाइम पीरियड पे मॉक ड्रिल्स होते रहना चाहिए, है ना। मैन मेड डिजास्टर वगैरह के लिए जो एनडीएमए की गाइडलाइंस है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। टेररिस्ट अटैक के लिए जो इंटेलिजेंस, सीसीटीएनएस, है ना, एनएसजी अवेयर है, कम्युनिटी रिजिलियंस, प्लस जो है फायर सेफ्टी के कोड्स वगैरह को जो है लागू करना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। आजकल जो है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, ड्रोन वगैरह का यूज़ किया जा सकता है, एआई वगैरह को यूज़ किया जा सकता है, एआई से सर्विलेंस तक किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे बढ़िया आंसर लिखा जा सकता है। कैसा हुआ पेपर आपका ज़रा बताएं, पूरा अटेम्प्ट कर पाया कोई कि नहीं कर पाया। भाई मेन तो गेम वही है, ठीक है। बाकी 2026 2027 की कंप्लीट प्री प्लस मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप चल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तक का ग्रुप चल रहा है 2026 और 27 का। पूरा सब कुछ हम एक ही जगह कराएंगे, अलग से कुछ नहीं करना है आपको। जीरो से लेके पूरी जो है पीसीएस बनने तक की तैयारी के ग्रुप चल रहे हैं। पूरा प्री, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू। अब तो हमने मॉक इंटरव्यू का भी रूम खोल ही दिया है, तो जो लोग मेंस वगैरह में सेलेक्ट होंगे उनको हम फ्री में मॉक भी करवाएंगे कानपुर में। बाकी इस चैनल में बने रहें, सारे पेपर वगैरह की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी।